व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ मंकी पॉक्स? मंकी पॉक्स का नया नाम क्या रखा गया है? इसमें आपके पास ऑप्शन है एमपॉक्स, मंकी पॉक्स 22, मोपॉक्स, मैपॉक्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपने गेस कर लिया होगा। इसका सही आंसर होगा एमपॉक्स। एमपॉक्स किसने रखा है? WHO ने। और यह सोचते हुए कि किसी भी जीव को क्रिटिसाइज ना किया जाए इसके नोमेनक्लेचर से, यानी हम मंकी पॉक्स रख रहे हैं, इसका मतलब हमने मंकीज जो बंदर होते हैं उनका हमने अपमान किया है ऐसा नाम रख करके। तो इसलिए WHO ने यह निर्णय लिया है कि हम मंकी पॉक्स ना करके एमपॉक्स इसका नाम रख देते हैं। तो मंकी पॉक्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम ले लेते हैं। मंकी पॉक्स का नाम सबसे पहले आया था 1970 में, लेकिन इसके बाद 10 साल के बाद यह जो वायरस है यह मिला कैप्टिव मंकीज़ में, बंदरों में मिला। और इसका स्रोत कहाँ से आया है, ये मंकी पॉक्स वायरस कहाँ से आया है, ये अब तक पता नहीं चल पाया है। मंकी पॉक्स सिर्फ बंदर में ही नहीं, अन्य जानवरों में भी मिल जाता है। और WHO ने यह कहा है कि एम पॉक्स तो हम रख रहे हैं, लेकिन मंकी पॉक्स भी 1 साल तक, मंकी पॉक्स नाम से भी इस वायरस को जाना जाएगा 1 साल तक। इसके बाद धीरे धीरे इस नाम को हम फेज आउट करेंगे, धीरे धीरे इसको हम ख़त्म कर देंगे और सिर्फ हम रखेंगे एम पॉक्स। अब WHO ने इसका WHO जो डिजीज़ का नाम रखता है वो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ के अंतर्गत रखता है। और WHO फैमिली ऑफ इंटरनेशनल हेल्थ रिलेटेड क्लासिफिकेशंस के साथ मिल करके ये WHO कंट्रीज़ जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनसे परामर्श करके ये बीमारियों का नाम रखता है। जो भी नए डिस्कवर्ड डिजीज़ होते हैं या फिर जो एग्जिस्टिंग डिजीज़ होते हैं, जो पुराने डिजीज़ भी होते हैं, उन सभी का नाम WHO के द्वारा रखा जाता है और यह काम किया जाता है ICD के अंतर्गत। ठीक है। और इंटरनेशनल कमिटी ऑन द टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस, ये एक संस्था है, या वायरसेस का नाम रखता है। जो न्यूली डिस्कवर्ड वायरसेस होते हैं उनका नामकरण करता है कौन? ICTV। चलिए, सफिशिएंट जानकारी मिल गई होगी आपको मंकी पॉक्स के बारे में, और इसका नोमेनक्लेचर कैसे होता है, नामकरण कैसे होता है, ये भी आपको पता चल गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ बीन इन्वाइटेड इज द चीफ गेस्ट ऑन 2023 रिपब्लिक डे इन इंडिया? रिपब्लिक डे हम कब मनाते हैं? 26 जनवरी को। तो इस बार 2023 में 26 जनवरी को यानी रिपब्लिक डे के अवसर पर हम किसे इन्वाइट कर रहे हैं? ऑप्शन है व्लादिमीर पुतिन, जो बाइडन, अब्देल फतह अल सीसी या फिर ऋषि सुनक। तो आप जानते हैं कि व्लादिमीर पुतिन जो है ये रसिया के प्रेसिडेंट हैं, जो बाइडन अमेरिकी प्रेसिडेंट हैं, अब्देल फतह अल सीसी ये हैं इजिप्ट के, और ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो आपको बताना है कि किसे हम आमंत्रित कर रहे हैं 26 जनवरी 2023 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अब्देल फतह अल सीसी। ये इजिप्ट के रूलर हैं। चलिए हम देखते हैं इजिप्ट के बारे में। इजिप्ट, जैसे कि आप मैप में देख रहे हैं, इजिप्ट यहाँ पे स्थित है, यानी अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका में स्थित है ये। और ये मेडिटेरेनियन सी को टच करता है और रेड सी को ये टच करता है। इसका कैपिटल है कायरो, ऑफिशियल लैंग्वेज है अरेबिक। इसके प्रेसिडेंट हैं, जैसे हमने देखा था, अब्देल फतह अल सीसी, और यहाँ की करेंसी को कहते हैं इजिप्शियन पाउंड। गीजा पिरामिड कम्प्लेक्स, इसके अंदर बहुत सारे पिरामिड्स बने हैं और यह ओल्डेस्ट वंडरर में से एक है। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर पर मूव करते हैं। अगला है व्हाट इज़ द ओस्ट्रा हिंद 2022? तो ओस्ट्रा हिंद 22 ये क्या है? मिलिट्री एक्सरसाइज है, डिप्लोमेटिक प्रोग्राम है, इंटरनेशनल फोरम है, या बायलैटरल ट्रेड है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। दोनों कंट्रीज़ की, यानी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के आर्मीज़ के बीच ये एक्सरसाइज होता है। ठीक है। और ये इस बार जो है 2022 का एक्सरसाइज कहाँ पे हुआ था? ये राजस्थान में हुआ था, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ था। ये राजस्थान में है ये। और कब से कब हुआ था? 28 नवंबर से 11 दिसंबर 2022 तक हुआ था। और दूसरे एक्सरसाइजेज जो मिलिट्री एक्सरसाइज या नेवल एक्सरसाइज या फिर जो भी मिलिट्री आर्मी एक्सरसाइज वगैरह होते हैं, उनके कुछ नाम हैं जो दोनों कंट्रीज़ करते हैं, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया मिलकर करते हैं। पिच ब्लैक, ककाडू, ऑस इंडेक्स, ऑस से ऑस्ट्रेलिया और इंड से इंडिया एक्सरसाइज। ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लीजिए। कैपिटल है कैनबरा, लार्जेस्ट सिटी है सिडनी, करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया को एशिया से सेपरेट करती है, अलग करती है कौन? आराफ्यूरा और तिमोर सी। तो ये जो सीज हैं ये अलग करती है ऑस्ट्रेलिया को एशिया से। और वर्ल्ड का ये सबसे बड़ा क्या है? लार्जेस्ट आइलैंड है, सबसे बड़ा आइलैंड है, और सबसे स्मॉल कंटिनेंट भी है ये। टोटल कंटिनेंट्स कितने हैं पूरे वर्ल्ड में? 7 कंटिनेंट्स हैं। 7 कंटिनेंट में सबसे कंटिनेंट ऑस्ट्रेलिया है, और ये सबसे बड़ा आइलैंड भी माना जाता है इसको। ग्रेट बैरियर रीफ, यहाँ ये
कोराल्स के लिए बहुत फेमस है, कोराल रीफ के लिए। तो ग्रेट बैरियर रीफ भी यहीं पे मिलता है ऑस्ट्रेलिया में। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर्स की ओर मूव करते हैं। अगला है वेयर इज़ लोकेटेड द कमचटका पेनिनसुला। कमचटका पेनिनसुला कहाँ पर स्थित है? चलिए आपके पास ऑप्शन है ईरान, चाइना, रसिया या यूएस। तो आपका सही आंसर हो जाएगा रसिया। कमचटका पेनिनसुला जो है ये रसिया में है। कमचटका पेनिनसुला के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। यहाँ पे रिसेंटली 2 वोल्केनोज इरप्ट हुए थे, यानी 2 ज्वालामुखी यहाँ पे निकले थे। और ये जो एरिया है कमचटका पेनिनसुला, ये यहाँ पे रेड कलर में मार्क किया हुआ है, यहाँ पे है, ठीक है। और इधर पूरा आपका पैसिफिक ओशन पड़ जाता है, और इससे ईस्ट तरफ जाएंगे तो इधर अमेरिका का रीजन आ जाता है। तो ये फार ईस्ट, रसिया के फार ईस्ट रीजन में है। फार ईस्ट इस साइड को बोलते हैं। फार ईस्ट रीजन में है कमचटका पेनिनसुला। और इसमें जो है कमचटका पेनिनसुला बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे वोल्केनोज होते हैं, ज्वालामुखियाँ बहुत ज़्यादा यहाँ पे निकलती हैं। तो एक्टिव वोल्केनोज की संख्या है 29। और कमचटका पेनिनसुला का जो कैपिटल है वो है पेड्रो पाउलोस्क। तो पेड्रो पाउलोस्क कमचटक्सी, तो ये यहाँ का कैपिटल है। आई होप आपको सफिशिएंट जानकारी मिल गई है। आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट इज़ टू लॉन्च दी हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट। तो हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट कौन से स्टेट गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड या बिहार? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बिहार। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लेते हैं। हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट, इसके अंतर्गत ये बिहार गवर्नमेंट का क्या है, एक प्रोजेक्ट है। ये जो प्रोजेक्ट है ये किसका एक पार्ट है? जल जीवन हरियाली स्कीम। ये बिहार सरकार का एक स्कीम है, इसी का पार्ट है हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट। इसके अंतर्गत मानसून में गंगा रिवर में बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है मानसून के सीज़न में। तो इस पानी को जो है ये कलेक्ट करेंगे मानसून के सीज़न में, और उसको कलेक्ट करके इसका ट्रीटमेंट करेंगे, मतलब इसको साफ़ करेंगे, इसको फिल्टर करेंगे। इसके बाद बिहार के कई ज़िलों में जैसे राजगीर, गया, बोधगया, इन सभी ज़िलों में इसको पाइप के थ्रू पहुंचाया जाएगा और यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया। मलेशिया के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, प्रधानमंत्री कौन बने हैं? अनवर इब्राहिम, सुल्तान अब्दुल्ला, इब्राहिम सोलांकी या जोको विडोडो? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा अनवर इब्राहिम। चलिए मलेशिया के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। मलेशिया देखिए यहाँ पे आपको मैप में दिखाई पड़ रहा होगा, मलेशिया इस रीजन में है, यानी साउथ ईस्ट रीजन में, हमारे इंडिया से साउथ ईस्ट में पड़ता है ये। और ये देखिए यहाँ पे इंडोनेशिया है, ये भी इंडोनेशिया का पार्ट है। और ये जो ग्रीन कलर में है ये आपका मलेशिया का पार्ट है, ये पूरा, ठीक है। तो मलेशिया का कैपिटल कहाँ है? इसके 2 कैपिटल्स हैं, एक तो है पुत्रजया, ये एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल कैपिटल है, और दूसरा है कुआलालंपुर। कुआलालंपुर आपका लेजिस्लेटिव कैपिटल है, ठीक है। सबसे बड़ी सिटी कौन सी है इसकी? ये है कुआलालंपुर। और ऑफिशियल लैंग्वेज मलेशिया में क्या बोला जाता है? ये यहाँ की जो राष्ट्रीय भाषा है या फिर राजकीय भाषा है वो है आपका माले। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर अभी हमने तुरंत सीखा था अनवर इब्राहिम, और करेंसी है यहाँ की रिंगित। स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ये बहुत ही फेमस स्ट्रेट है और ये सुमात्रा और मलेशिया के बीच में स्थित है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। अगला देखते हैं। हु हैज़ डेवलप्ड गुड्स ट्रेड बैरोमीटर दैट प्रोवाइड्स फोरकास्ट्स फॉर ग्लोबल मर्चेंडाइज। तो एक बैरोमीटर है ना, एक मेजरमेंट डेवलप किया गया है जिसका नाम है गुड्स ट्रेड बैरोमीटर। ये क्या करेगा? मर्चेंडाइज को, ग्लोबल मर्चेंडाइज को, यानी विश्व के व्यापार को, इसका फोरकास्ट करेगा कि विश्व का व्यापार अभी किस स्तर पर चल रहा है, किस डायरेक्शन में जाने वाला है ना, उसकी भविष्यवाणी करेगा कौन? गुड्स ट्रेड बैरोमीटर। तो इसको किसने डेवलप किया है? WTO, RBI, S&P, सेबी। तो क्योंकि ग्लोबल की बात हो रही है तो RBI तो होगा नहीं, S&P ये तो रेटिंग एजेंसी है, सेबी भी नहीं होगा, ये इंश्योरेंस एजेंसी है, सॉरी ये स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका WTO। WTO के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। WTO का जो फाउंडेशन हुआ था वो 1995 में हुआ था। और इंडिया WTO का मेंबर है कि नहीं है? है, यस। तो इंडिया भी WTO का मेंबर है। और कब बना है ये? 1995 में। ये भी फाउंडिंग मेंबर रहा था इंडिया भी। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसके जो टोटल मेंबर कंट्रीज़ हैं 164 हैं। डायरेक्टर जनरल जो वर्तमान में है वो है गोजी ओकोंजो इविला। इसका पर्पस क्या है? WTO का पर्पस है रिडक्शन ऑफ टैरिफ्स एंड अदर बैरियर्स टू ट्रेड। मतलब ट्रेड में किसी तरह की दिक्कतें ना आए, इसलिए टैरिफ रिडक्शन करना और इसके बैरियर्स को ख़त्म करना, अदर बैरियर्स को ख़त्म करना। टैरिफ क्या होता है? टैरिफ जब एक कंट्री में दूसरे कंट्री से कोई गुड्स या सर्विसेज का इंपोर्ट होता है तो इंपोर्टेड गुड्स में ये कंट्री जो है जहाँ पे इंपोर्ट हो रहा है वह कंट्री इस गुड्स में क्या कर देता है?
इंपोर्ट टैक्स लगा देता है, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं टैरिफ। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा लगा देता है ताकि यहाँ पे इस वस्तु का जमावड़ा ना हो, यह सोच करके उसमें बहुत ज़्यादा हाई टैक्स लगा देता है, उसी को कहते हैं टैरिफ। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट व्हीकल लॉन्च पैड वाज डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा ये लॉन्च पैड, प्राइवेट व्हीकल लॉन्च पैड डेवलप किया गया है, तो ये किसके द्वारा किया गया, ये पहला प्राइवेट व्हीकल लॉन्च होगा इंडिया का, इससे पहले कोई प्राइवेट लॉन्च पैड नहीं था। तो प्राइवेट व्हीकल लॉन्च पैड डेवलप किया गया है किसके द्वारा, उड़ान, लाइव स्पेस, स्काई रूट, एरोस्पेस या अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका अग्निकुल कॉस्मोस। आइए थोड़ा समझ लेते हैं अबाउट इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट व्हीकल लॉन्च पैड, इसके बारे में। तो इसको एक स्टार्टअप है अग्निकुल कॉस्मोस, तो इसी ने डेवलप किया है फर्स्ट प्राइवेट व्हीकल लॉन्च पैड को। और कहाँ पे ये डेवलप किया गया है, सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। और ये जो है लॉन्च पैड किसके द्वारा ये एग्जीक्यूट किया जाएगा, इसरो और इन स्पेस के द्वारा ये एग्जीक्यूट किया जाएगा, इनके सहायता से एग्जीक्यूट किया जाएगा, इसरो और इन स्पेस की सहायता से। और इसमें जो फर्स्ट रॉकेट होगा ये भी अग्निबाण रॉकेट को सबसे पहले लॉन्च किया जाएगा, मतलब इनोग्रल लॉन्च इसी का होगा, अग्निबाण रॉकेट। तो इसी को सबसे पहले प्राइवेट व्हीकल लॉन्च पैड से छोड़ा जाएगा। अगला, लेट्स सॉफ्ट सेल टर्टल। देखिए, लेट्स सॉफ्ट सेल टर्टल ये कहाँ पे पाया जाता है, ये बहुत ज़्यादा एंडेमिक है, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में पाया जाता है, बाकी क्षेत्रों की तुलना में या बाकी एरियाज़ की तुलना में सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है इंडिया में, पेनिनसुलर इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया या सेंट्रल इंडिया। तो आपका आंसर हो जाएगा पेनिनसुलर इंडिया, ये सही आंसर हो जाएगा पेनिनसुलर इंडिया में। चलिए कुछ समझ लेते हैं लेट्स सॉफ्ट सेल टर्टल के बारे में। लेट्स सॉफ्ट सेल टर्टल, इसका नाम रखा गया है एंड्रयू एच लेथ, जो एक फिजिशियन थे बॉम्बे सैनिटरी कमीशन के अंदर, ये फिजिशियन थे एंड्रयू एच लेथ, तो इसी के नाम पर रखा गया है लेट्स सॉफ्ट सेल टर्टल का। कछुआ है यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये पाया जाता है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उड़ीसा में। तो ये मतलब पेनिनसुलर इंडिया में पाया जाता है। पेनिनसुलर इंडिया किसको कहते हैं, आप सेंटर से नीचे वाले भाग को ले लीजिए, ये जो भी समुद्र में जो भी एरिया जो है इंडिया का, जो भी समुद्र को टच करता है, सी को या ओशन को टच करता है, उसको हम कहते हैं, जो तीनों ओर ओशन से घिरा हो, तो उसको कहते हैं पेनिनसुलर एरिया। तो इंडिया का गुजरात से लेकर के आपका साउथ वर्ड चले जाएंगे, इसके बाद फिर नॉर्थ ईस्ट वर्ड चले जाएंगे, तो यहाँ पे आपको बंगाल तक आना पड़ेगा। ये पूरा जो एरिया है ये समुद्र से घिरा हुआ है, इसी को बोलते हैं पेनिनसुलर इंडिया। तो पेनिनसुलर इंडिया में ये जो कछुआ है सॉफ्ट सेल टर्टल ये एंडेमिक है। और साइट्स में ये इसका क्या पोजीशन है, साइट्स ने इसको हाल ही में क्या किया है, अपेंडिक्स 2 से अपेंडिक्स 1 में इसको शिफ्ट कर दिया है, अपेंडिक्स 2 से अपेंडिक्स 1 में शिफ्ट कर दिया, और किसके कहने पर, इंडिया के रिक्वेस्ट पर। ठीक है, साइट्स की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 90 हुई थी, तो उसी में इसको शिफ्ट कर दिया गया है। ठीक, अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 4 में इसको एनलिस्ट किया गया है, इस टर्टल को, और IUCN रेड लिस्ट में भी इसको क्या किया गया, एनलिस्ट किया गया है, एज अ क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में इसको रखा गया है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट फर्स्ट टाइप। तो फर्स्ट टाइप के बारे में नीचे कुछ कथन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है। पहले हम देखते हैं, इट्स अ डेबिट कार्ड दैट अलाउज द होल्डर्स टू हैव सीमलेस ट्रांजैक्शन। सीमलेस ट्रांजैक्शन मतलब आप समझते हैं कि उसको बिना टच किए ही ट्रांजैक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा हम देखते हैं, इट्स डेबिट कार्ड अलाउिंग ट्रांजैक्शंस बाय टैपिंग द स्टिकर ऑन नियर फील्ड कम्युनिकेशन एनेबल्ड POS टर्मिनल। POS क्या है, पॉइंट ऑफ सेल मशीन होते हैं। तो यही स्टेटमेंट आपका सही होगा, बाकी स्टेटमेंट्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है। सॉरी, यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया है, तो ये आपका सही है फर्स्ट टाइप के केस में। और इट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय IDFC फर्स्ट बैंक इन एसोसिएशन विद NPCI। और थर्ड है, इट इज़ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, इस तरह का ये पहला चीज़ है। तो आपका जो पूछा गया कि कौन सा इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट आपका ये वाला है। ठीक है, बाकी B, C, D सारे सही स्टेटमेंट हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है आपका A नंबर। अब फर्स्ट टाइप क्या, फर्स्ट टाइप ये क्या होता है, ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये एक्चुअली एक डेबिट कार्ड होगा, इसमें एक पट्टी लगी होगी, ठीक है, पट्टी लगी होगी, और ये पट्टी जो है ये सेंसिटिव पट्टी होती है। तो इसको आपको पहले जैसे ATM में आपको
डालना पड़ता था एटीएम मशीन में, इस डेबिट कार्ड को डालना पड़ता था, तभी आपको पैसा मिलता था। लेकिन अब जो है ये ऐसा नहीं है। अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ सेल मशीन जो होगा उसमें एक NFC लगा रहेगा। NFC मतलब नियर फील्ड कम्युनिकेशन सिस्टम लगा रहेगा। तो इस स्टिकर को आपको NFC पॉइंट ऑफ सेल के NFC के पास आपको ले जाना पड़ेगा और उसमें बस थोड़ा सा टैप कर देना पड़ेगा। तो इसी से आपका पेमेंट भी हो जाएगा और आपको जो भी आपका पर्पस पूरा हो जाएगा। तो ये जनरली होटल्स में, मॉल में, आप कहीं भी आपको कैश ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सिंपली आप इस पट्टी वाले डेबिट कार्ड को इस NFC एनेबल्ड POS टर्मिनल में आप उसको टैप करें और आपका पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, और इसको किसने डेवलप किया है, IDFC फर्स्ट बैंक ने NPCI के साथ इसको डेवलप किया है और इस तरह का यह पहला केस है। चलिए नेक्स्ट, AIECTA। देखिए AIECTA इज अ ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। कौन से दो कंट्रीज़ के बीच ये ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, AIECTA। अब ये क्या होता है ये भी हम समझेंगे, पहले आप समझ लीजिए कि किसके बीच ये एग्रीमेंट हुआ है। ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, अफगानिस्तान एंड इंडिया, अजरबैजान एंड इंडिया, या अर्जेंटीना एंड इंडिया। यहाँ पे इंडिया छूट गया है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। चलिए AIECTA के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। AIECTA इसका फुल फॉर्म होता है ऑस्ट्रेलिया इंडिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, A से ऑस्ट्रेलिया, I से इंडिया, और E फॉर इकोनॉमिक, C फॉर कोऑपरेशन, T फॉर ट्रेड एंड A फॉर एग्रीमेंट। तो AIECTA। ठीक, तो इसको हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट ने इसको रेटिफाई किया है, मतलब ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट ने इसको अप्रूव कर दिया है। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे कस्टम ड्यूटी ये घटने की उम्मीद है ना। फिर रेगुलेटरी लॉज, इसमें भी थोड़ी सी लिबरलाइजेशन आएगी, मतलब इसको भी लिबरल किया जाएगा। रेगुलेटरी लॉज जो हैं उसको भी लिबरल किया जाएगा। सब्सिडीज़ घटाए जाएंगे एंड कोटाज ऑन प्रोडक्ट्स अंडर इंपोर्ट एक्सपोर्ट, और जो सब्सिडी का जो कोटा होगा, प्रोडक्ट का जो कोटा होगा, उसको भी घटाया जाएगा। मतलब व्यापार को और सुगम बनाने के लिए और आसान बनाने के लिए दो कंट्रीज़ के बीच ये एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें कस्टम ड्यूटीज़ घटाए जाएंगे और फिर रेगुलेटरी लॉज इस पर भी क्या होगा, इसको भी लिबरल किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होंगी। रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होगा वो भी घटेगा कंपेयर टू अदर कंट्रीज़। इट्स फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन लास्ट डेकेड, और लास्ट डेकेड में यह इस तरह का पहला केस है। ठीक है, दूसरे FTAs, ये एक तरह से FTA ही है, मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ही है। और दूसरे कंट्रीज़ के साथ भी इंडिया ने इस तरह के FTA साइन किए हैं, जैसे सिंगापुर, साउथ कोरिया, आसियान, मलेशिया एंड UAE। इन सभी के साथ इंडिया ने क्या साइन किया है, FTA साइन किया है। और इससे AIECTA से उम्मीद है कि व्यापार जो करंटली $27 बिलियन है दोनों कंट्रीज़ के बीच, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच, वह एनुअल ट्रेड दोनों के बीच कितना बढ़ जाएगा, 45 से 50 बिलियन डॉलर तक बढ़ने की उम्मीद है। ठीक है, ये एनुअल ट्रेड की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट, रिसेंटली एम्स दिल्ली अनाउंस्ड IT आउटेज फॉर 6 days ड्यू टू रैंसमवेयर अटैक ऑन द हॉस्पिटल सिस्टम। व्हाट इज़ रैंसमवेयर, रैंसमवेयर क्या है ये पूछ रहा है। हाल में एक घटना हुई जिसमें एम्स दिल्ली ने IT आउटेज की घोषणा कर दी थी और 6 दिनों तक यहाँ का जो है सब कुछ बंद पड़ गया था, मतलब IT इंफ्रास्ट्रक्चर, IT जो है वो बंद हो गया था। IT स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, जैसे यहाँ पे इंटरनेट बंद कर दिया गया था। ठीक है, 6 दिनों तक, और इंटरनेट से रिलेटेड सारे काम यहाँ पे बंद कर लिए गए थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रैंसमवेयर का अटैक हुआ था, जो पूरे हॉस्पिटल सिस्टम में रैंसमवेयर ने अटैक किया था, तो इसीलिए यहाँ पे IT आउटेज हो गया था। अब प्रश्न है कि रैंसमवेयर है क्या। ऑप्शन है, इट्स अ मालवेयर दैट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम एक्सेसिंग योर कंप्यूटर डेटा। तो ये बोल रहा है कि यह एक मालवेयर है जो आपको अपने कंप्यूटर डेटा को एक्सेस करने से रोकती है। या फिर इट्स एन एंटीवायरस दैट प्रोटेक्ट्स योर कंप्यूटर, यह एक एंटीवायरस है जो आपके कंप्यूटर की रक्षा करती है या आपके कंप्यूटर को बचाती है। इट्स अ काइंड ऑफ हार्डवेयर दैट हार्म्स योर कंप्यूटर, या एक तरह का हार्डवेयर है जो आपके कंप्यूटर को क्षति पहुंचाती है। या फिर इट्स अ सॉफ्टवेयर दैट प्रिवेंट्स ओनली अदर्स फ्रॉम एक्सेसिंग योर कंप्यूटर डेटा, यह एक सॉफ्टवेयर है जो आपके अलावा, मतलब आपको तो अनुमति देता है लेकिन दूसरे लोगों को आपके कंप्यूटर के डेटा को एक्सेस करने की अनुमति नहीं देता है। तो इसमें सबसे सही आंसर है ये A नंबर, इट्स अ मालवेयर दैट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम एक्सेसिंग योर कंप्यूटर डेटा। देखिए, ये
आपका कंप्यूटर है, अगर मालवेयर का अटैक हो जाता है इसमें, ठीक है, तो आप अपने कंप्यूटर की चीज़ों को ही एक्सेस नहीं कर पाएंगे, मतलब इन्फॉर्मेशन आप ले ही नहीं पाएंगे अपने कंप्यूटर से। उसमें जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होते हैं वो तभी खुलेंगे जब जो साइबर क्रिमिनल्स होंगे उनकी डिमांड आप पूरी करेंगे। साइबर क्रिमिनल्स ने मान लीजिए आपके कंप्यूटर को हैक कर दिया, ठीक है, और ये आपसे क्या मांग रहे हैं, आपसे पैसे मांग रहे हैं। ये जनरली रैंसम इसीलिए कहा जाता है, रैंसम मतलब होता है फिरौती। तो जब साइबर अटैक हो जाता है आपके कंप्यूटर में, तो क्या होता है, रैंसम वेयर अटैक हो जाता है, तो आपका कंप्यूटर ब्लॉक हो जाता है और आप उस कंप्यूटर से कोई भी सूचना नहीं निकाल पाएंगे, और आपको शर्त दी जाती है कि आप हमें पेमेंट करो तभी आपके कंप्यूटर को हम अनलॉक करेंगे। तो यही है रैंसम वेयर अटैक। और रैंसम वेयर यही है, एक मालवेयर है जो आपको अपने ही कंप्यूटर के डेटा को एक्सेस करने से रोकता है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ रिलीज्ड द असेसमेंट रिपोर्ट टाइटल्ड कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। तो CCUS, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, यह जो रिपोर्ट है किसने रिलीज़ की है? नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, WHO या UNFCCC। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीति आयोग। तो नीति आयोग ने कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज रिपोर्ट रिलीज़ की है। देखते हैं कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज रिपोर्ट है क्या। एक्चुअली ये CCUS जो है, ये इसका पर्पस है कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करना, चाहे इंडस्ट्रियल सोर्सेज से निकल रहे हों, चाहे एटमॉस्फेयर से निकल रहे हों, जहाँ से भी आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिले वहाँ से आप कैप्चर कर लो, और इस कार्बन डाइऑक्साइड को आप प्रोसेस करके क्या में बदलेंगे, ग्रीन यूरिया, फूड, वीब्रेज और दूसरे एप्लीकेशंस में हम इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, जैसे बिल्डिंग मटेरियल्स, केमिकल्स, पॉलीमर्स। तो इस तरह की चीज़ों में हम कन्वर्ट करेंगे, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को हम पहले इकट्ठा करेंगे, फिर उसको प्रोसेस करके कन्वर्ट करेंगे अन्य उपयोगी चीज़ों में, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग हो सके और ये पोल्यूशन ना फैला सके, ठीक है। और यह जो है इंडिया का जो जीरो टारगेट है 2070 तक पूरा करने का, उस टारगेट को अचीव करने में भी CCUS हेल्प करेगा, ठीक है। मतलब हमने टारगेट लिया हुआ है, मोदी जी ने टारगेट लिया हुआ है कि हम 2070 तक, 2070 तक हम एमिशन को एकदम जीरो कर देंगे। एमिशन मतलब क्या, एमिशन मतलब कार्बन एमिशन, ठीक है, मीथेन एमिशन, इसी तरह जो भी हम एमिशन करते हैं उसको हम जीरो कर देंगे 2070 तक। तो इस टारगेट को अचीव करने में CCUS हेल्प करेगा। नेक्स्ट, ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट वाज रिसेंटली हेल्ड इन, तो ये कहाँ पे हुआ था ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट? न्यू दिल्ली, बीजिंग, न्यूयॉर्क या फिर पेरिस में? तो सही आंसर हो जाएगा आपका न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में हुआ था ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट। अब ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट क्या था, थोड़ी सी हम जानकारी ले लेते हैं। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट दिल्ली में हुआ था 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक, और यह एक इंडिया का एनुअल इवेंट है जो जियो टेक्नोलॉजी पर आधारित है। और इस समिट के अंदर इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स, पॉलिसी मेकर्स और साइंटिस्ट, इनको एक प्लेटफॉर्म में बुलाया जाता है और उनसे राय मशवरा ली जाती है और डिस्कस किया जाता है टेक्नोलॉजी और चेंजिंग जियोपॉलिटिक्स के ऊपर, कि पूरी दुनिया में जियोपॉलिटिक्स किस करवट ले रही है, उसके ऊपर टेक्नोलॉजी किस करवट ले रही है, टेक्नोलॉजी किस डायरेक्शन में जा रहा है, उसके ऊपर डिस्कशन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ सेट अप अ पैनल टू रिकमेंड रिफॉर्म्स इन मनरेगा, ठीक है। मनरेगा में रिफॉर्म्स के लिए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स वगैरह करने के लिए एक कमेटी बनाई गई, एक पैनल बनाया गया है, ठीक है। अब इस पैनल को हेड कौन कर रहा है, ये क्वेश्चन है। हु इज़ हेडिंग द पैनल? किरण राव, अमरजीत सिन्हा, विजय सिंह या प्रभात रंजन? तो सही आंसर है आपका अमरजीत सिन्हा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं मनरेगा के बारे में। इसको इनैक्ट किया गया था, मनरेगा एक्ट जो बना था वो बना था आपका 2005 में, याद रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसका फुल फॉर्म है मनरेगा का। M फॉर महात्मा, G फॉर गांधी, N फॉर नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो ये पूरा नाम भी आप याद रख लेंगे, ठीक है। और यह क्या करता है, अनस्किल्ड वर्कर्स को 100 डे का एम्प्लॉयमेंट दिलाता है, मतलब रोजगार देता है 100 डेज का पर ईयर, एक साल में, ठीक है। मतलब जो स्किल्ड नहीं होते हैं, जो स्किल्ड होते हैं वो उनके लिए तो कहीं ना कहीं काम मिल ही जाता है, लेकिन जो अनस्किल्ड होते हैं उनको 100 दिनों का क्या दिलाता है, रोजगार देता है। और करंटली जो है 15 करोड़, लगभग 15.5 करोड़ एक्टिव वर्कर्स इसका लाभ ले रहे हैं मनरेगा स्कीम का। और जैसे क्वेश्चन में था कि अमरजीत सिन्हा इसको हेड कर रहे हैं, इस पैनल को, और इसमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात की जाएगी या फिर दूसरे रिफॉर्म्स की बात की जाएगी कि मनरेगा को और हम इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं, इस पर बात होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली रिलीज्ड इट्स 37th माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 2022 टाइटल्ड ऑफ, यहाँ पे नहीं होगा, टाइटल रेमिटेंसेस ब्रेव ग्लोबल हेडविंड्स स्पेशल फोकस क्लाइमेट माइग्रेशन। तो रिपोर्ट का नाम ये है, तो इसको किसने रिलीज़ किया है, ये क्वेश्चन है।
WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF, NDB। तो सही आंसर हो जाएगा आपका वर्ल्ड बैंक। चलिए थोड़ा सा रिपोर्ट के बारे में हम देख लेते हैं। तो रिपोर्ट में जो फाइंडिंग्स आई हैं, रिपोर्ट में क्या क्या मिला है कि मिडिल और लो इनकम कंट्रीज़ ने रेमिटेंसेस बढ़ाया है, 5% रेमिटेंस बढ़ा है। रेमिटेंस किसको कहते हैं? रेमिटेंस जो विदेशों से अपने देश में पैसे, जो जैसे ये इंडिया है और ये कोई अरब कंट्री है, तो अरब कंट्री में जो इंडियंस रहते हैं वो अपने परिवार वालों को पैसे भेजते हैं, उसी पैसे को बोला जाता है रेमिटेंस। ठीक है, समझ गए? तो इंडियन लोग जो अरब कंट्रीज़ में रहते हैं वो अपने फैमिलीज़ को पैसे तो भेजेंगे ही ना, तो उस पैसे को बोला जाता है रेमिटेंस। तो मिडिल और लो इनकम कंट्रीज़ में जो रेमिटेंसेस आए हैं वो 5% बढ़ा है 2022 के अंदर। और दूसरी फाइंडिंग क्या थी कि जो लो इनकम और मिडिल इनकम कंट्रीज़ के जो लोग हैं उनका सबसे बड़ा आय का स्रोत यही है, मतलब उनके हाउस होल्ड का आय का स्रोत जो है वो रेमिटेंसेस ही है। रेमिटेंस फ्लो जो है वो दो चीज़ों से अफेक्ट हुआ था, कोविड-19 है ना, इसका फैक्टर जो अफेक्ट, ये जो रेमिटेंस फ्लो है वो कुछ चीज़ों से अफेक्ट हुआ था, जिसमें है कोविड-19, इसने एडवर्सली अफेक्ट किया था, बिजनेस ठप हो गया था। और अप्रिसिएशन ऑफ रूबल, रूबल कहाँ की करेंसी है? रसिया की करेंसी। अप्रिसिएशन ऑफ रूबल मतलब रूबल बहुत अच्छा अप्रिसिएट हो गया था, मतलब इसका वैल्यू बढ़ गया था रूबल का। तो इसीलिए जिन देशों के लोग रसिया में काम करते थे उन्होंने रेमिटेंस अपने कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा भेजा। ठीक है, जैसे सेंट्रल एशिया के कंट्रीज़ में रसिया से बहुत ज़्यादा रेमिटेंस आया। दूसरा वीकर यूरो, क्योंकि यूरोप में जो है वहाँ की करेंसी काफ़ी डी वैल्यू हो गई, डी वैल्यू नहीं कहेंगे उसको, डिप्रिसिएट हो गई थी, उसकी कीमत काफ़ी घट गई थी, इसलिए यूरोपियन कंट्रीज़ से जो नॉर्थ अमेरिका या अदर कंट्रीज़ में रेमिटेंसेस गए वो काफ़ी कम गए। फिर अगला फाइंडिंग क्या था? इंडिया, चाइना, फिलीपींस, इजिप्ट, ये ऐसे कंट्रीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस प्राप्त करते हैं, है ना। और इंडिया रिसीव्ड $100 बिलियन इन 2022। 2022 में सबसे ज़्यादा, वैसे भी पूरे देश में इंडिया सबसे ज़्यादा रेमिटेंस प्राप्त करता है ना। दूसरे देशों से अगर किसी के पास पैसे रेमिटेंस के रूप में आते हैं तो वो है इंडिया। तो 2022 में भी $100 बिलियन पैसा आ गया था इंडिया के पास। वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। वर्ल्ड बैंक, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1944 में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के अंदर, और ये IMF के साथ एक साथ दोनों बनाए गए थे, वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों को बनाया गया था 1944 में। 1944 में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था उसके अंदर। और वर्ल्ड बैंक एक्चुअली दो ऑर्गेनाइजेशन को कलेक्टिव रूप से वर्ल्ड बैंक बोला जाता है। नेशनल बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी IBRD, और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA, तो इन दोनों को कलेक्टिवली बोला जाता है वर्ल्ड बैंक। इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? प्रोवाइडिंग लोन्स, ये जो कंट्रीज़ गरीब या लो इनकम कंट्रीज़ या मिडिल इनकम कंट्रीज़ जो होते हैं उनको लोन और ग्रांट प्रोवाइड करता है ताकि वे बड़े प्रोजेक्ट्स में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकें और अपनी लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव कर सकें। और वर्ल्ड बैंक का जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, IBRD ये तो पहले हमने देखा है, IDA ये भी हमने देखा, और दूसरे 3 इंटरनेशनल बॉडीज़ कौन कौन से हैं? ये हैं इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी एंड इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, तो ये अदर बॉडीज़ हैं। तो ये सारे वर्ल्ड बैंक ग्रुप के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मतलब वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर ही ये काम करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। करंट अफेयर्स के साथ हमने बहुत सारी जानकारी भी आपको प्रोवाइड की। बहुत बहुत धन्यवाद।